जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास के माध्यम से हम सभी लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिंदी। आपके पेपर का नाम है हिंदी गद्य। ठीक है, न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया एग्जाम 2024-25 के लिए। और ये जो क्लास एग्जाम 2026 एग्जाम 2027 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। अब बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के। तो यहाँ जो छात्र छात्राएँ हैं बीए थर्ड सेमेस्टर में जिन्होंने हिंदी लिया है, उनको हिंदी का 2 पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, इनके पेपर का जो कोड है हिंदी का HND 201 है। ठीक है, 2 पेपर देना है। तो HND 201 फर्स्ट पेपर है और HND, ठीक है, HND 202 ये आपका दूसरा पेपर है। ठीक है, ये मॉडल पेपर 3 है, क्लास भी 3 है। इसके पहले मैंने और आपके 2-3 मॉडल पेपर दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्ले लिस्ट का। ठीक है, तो आप इस क्लास को अटेंड करने के बाद बाकी सारे जितने भी क्लासेस मैंने कराए हैं सभी को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चले अब बात करते हैं, जो बच्चे कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े उनको पता होगा कि ये टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वे नोट्स को मिला करके होते हैं। 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके प्रत्येक मॉडल पेपर में होते हैं। ठीक है, चले अब एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, माँ सुकुमारी यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है। देखिए लगभग 40% कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे और 60% कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आपके लिखित एग्जाम होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑड सेमेस्टर में लगभग इस बार 2024-25 सत्र में 90% कॉलेज आपके लिखित एग्जाम कराने वाले थे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ने ये चेंज कर दिया है अपना एग्जाम पैटर्न। जैसे होता था ठीक उसी तरह से होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जिनका भी लिखित एग्जाम है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ जा करके आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। मैंने लिखित क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर देख लीजिएंगे आप सभी लोग। बाकी जिनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिनका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, वो ध्यान से देखेंगे इस क्लास को। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है आज की। ठीक है, चले पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों की परंपरा का सूत्रपात माना है। भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, छायावाद युग से या फिर प्रगतिवाद युग से। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने निबंधों की जो परंपरा है वो द्विवेदी युग से माना है। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया निबंध है। तो ये भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये निबंध आपका लिखा गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। यानी बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोपकारिणी सभा में जो भाषण देने के लिए निबंध लिखा गया था वो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये निबंध लिखा गया था आपका। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि सर जी भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध को किसने लिखा है? तो बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखें, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने देहांत से पहले नवंबर 1884 में बलिया के ददरी मेले में आर्य देशोपकारिणी सभा में एक भाषण दिया था। यह नवोदिता हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1884 के अंक में छपा था। ठीक है, इस भाषण का विषय था भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, उस समय अंग्रेजों का शासन था और आज़ादी की कोई संभावना सामने नहीं दिखती थी। ठीक है, उस समय में। तो ध्यान रखिएगा ये सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। कहाँ मिलेगा सर जी? तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वीडियो के ठीक नीचे PDF मिलता है, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके जो एग्ज़ाम है आपका रिवीजन भी होता रहेगा और ये सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो आपको नोट्स भी मिलेंगे और PDF भी आपको फ्री में मिलेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और मोस्टली ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपके कॉलेज से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो टेलीग्राम ग्रुप में ही दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए जो भी जानकारी रहती है टेलीग्राम ग्रुप में ही दी जाती है। और आपके प्रिपरेशन के लिए मैं वहाँ पर आपके क्वेश्चंस भी डालता रहता हूँ, तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करेंगे। चले तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, लगती अवध भयावह भारी पकती है, ये किसकी पकती है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसकी पकती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। सर जी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको किसने लिखा है? तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ। देखें, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र की
एक ललित निबंध है, ठीक है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये एक ललित निबंध है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है। चले, चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखक ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो देखिए, जो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये आपके ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ इस क्लास को आगे जरूर शेयर करिएगा। इस तरह से शेयर बटन बना होगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ जरूर जुड़े रहें, ठीक है। चले, एक लाइक जरूर कर देंगे ताकि यूट्यूब इस क्लास को आगे बाकी बच्चों के पास भी भेजे, ठीक है। चले, पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया है, जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है, तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। यह प्रसिद्ध कथन है, यानी ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्टेटमेंट दिया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना न करनी चाहिए, यह पंक्ति है। यह पंक्ति कविता क्या है? इसकी है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उसको बांध बांध कर कैद करो। उपर्युक्त पंक्तियां हैं। यह पंक्तियां भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती हैं? इसकी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, इनमें से कौन सी रचना ललित निबंध है? कवि कर्तव्य और प्रिया नीलकंठी, ये दोनों रचनाएं आपकी ललित निबंध है, ठीक है। ए और बी आपका दोनों राइट है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आप में दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर जी कवि कर्तव्य और प्रिया नीलकंठी ये दोनों रचनाएं किसने लिखी है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखें, कवि कर्तव्य निबंध आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है। प्रिया नीलकंठी निबंध संग्रह कुबेरनाथ राय की रचना है, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देंगे इस बात पर। चले आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कवि कर्तव्य रचना किसकी है और प्रिया नीलकंठी रचना किसकी है, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है, इनमें से कौन सी रचना निबंध नहीं है? अशोक के फूल, कवि कर्तव्य, संबदिया या फिर ये सभी? तो इसमें जो संबदिया है साथियों, ये आपका जो रचना है ये निबंध नहीं है। संबदिया एक कहानी है, ठीक है। क्या है? संबदिया एक कहानी है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, कवि कर्तव्य, अशोक के फूल और संबदिया किसने लिखा है? तो कवि कर्तव्य किसने लिखा है? मैंने अभी आपको बताया है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य लिखा है, ठीक है। बाकी इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, देखें, संबदिया कहानी प्रसिद्ध हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। संबदिया क्या है? संबदिया एक कहानी है, और संबदिया किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु ने। अच्छा, अशोक के फूल किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, पर्दा कहानी मूल रूप से केंद्रित है। तो पर्दा कहानी मूल रूप से झूठी शान की रक्षा करने के लिए केंद्रित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 11 पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी का नाम है? लड़ाई, जीत, युद्धवीर या उसने कहा था? तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी का नाम उसने कहा था। डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी ये एक रचना लिखी गई थी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर, ठीक है। उसने कहा था। अच्छा, अब उसने कहा था, इसकी रचना किसने करी है? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी का नाम उसने कहा था। यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी और साल 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसने कहा था, इस कहानी को कब लिखा गया था? 1915 में, यानी 1915 में। अच्छा, उसने कहा था जो ये आपकी कहानी है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में। उसने कहा था किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 12 है, पाजेब कहानी में मुख्य पात्र हैं? तो पाजेब कहानी में जो आशुतोष हैं ये मुख्य पात्र हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है।
अब यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग, पाजेब कहानी का मुख्य पात्र आशुतोष है। ठीक है सर जी। यह कहानी जैनेंद्र कुमार ने लिखी थी। पाजेब कहानी किसने लिखा है? जैनेंद्र कुमार ने। ठीक है। अच्छा, जो पाजेब कहानी है यह एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 13 है आपका, बसंती नाम की पात्र है, किसकी पात्र है? तो यह वापसी नामक पात्र है। ठीक है। वापसी आपका जो रचना है इसका बसंती क्या है? एक पात्र है। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, गजाधर बाबू रचना के पात्र हैं, किसके पात्र हैं बताइए आप सभी लोग? बिल्कुल, ये भी वापसी के पात्र हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, वापसी रचना मूलतः आधारित है, किस पर आधारित है? वृद्ध विमर्श पर आधारित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 आपका क्या पूछा गया है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? संबदिया। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया, संबदिया किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की। ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब फणीश्वर नाथ रेणु की जितनी भी रचनाएं हैं मैंने लिखा है, बहुत ही मेहनत लगा है, तो एक लाइक जरूर करेंगे। चले देखें, फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास कौन कौन से हैं? मैला आंचल, और ये भी ध्यान रखिएगा, जब आप फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में जाते हैं तो ये मैला आंचल पूछेगा, और ये इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु के ये सभी उपन्यास हैं, मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड, ये सभी उपन्यास है किसके? ध्यान रखेंगे, किसके उपन्यास है ये सभी फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं। ठीक है। अच्छा, इसका प्रकाशन कब कब हुआ था? मैला आंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ था। परती परिकथा का जो प्रकाशन है 1957 में हुआ था। जुलूस, ये भी आपका उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का। दीर्घ तपा 1964 में इसका प्रकाशन हुआ था। कितने चौराहे 1966 में प्रकाशन हुआ था। कलंक मुक्ति 1972 में प्रकाशित हुई, और पलटू बाबू रोड, ठीक है, ये 1979 में प्रकाशित हुई थी। चले, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं इनके कथा कौन कौन से हैं? डुमरी 1959 में प्रकाशित हुई। एक आदिम रात्रि की महक 1967 में प्रकाशित हुई। अग्निखोर 1973 में प्रकाशित हुई। एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 में प्रकाशित हुई। फणीश्वर नाथ रेणु की ये कथा संग्रह है अच्छे आदमी, ये 1986 में प्रकाशित हुई। अब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज कौन कौन सा है? तो ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुति अश्रुत पूर्व पूर्वे, ठीक है, श्रुति अश्रुत श्रुत अश्रुत पूर्वे, ये रिपोर्टाज हैं फणीश्वर नाथ रेणु के। ठीक है। चलिए, आपके एग्जाम में पूछता है पंचलाइट किसकी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। ठीक है। संबदिया किसकी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ कौन कौन सी हैं? मारे गए गुलफाम यानी तीसरी कसम, पूछा जाता है तीसरी कसम किसकी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस और संबदिया, ये सभी कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की। ठीक है। चलें, देखिए पूरे यूट्यूब पर इतने डिटेल से कोई भी आपको नहीं पढ़ाता है। ठीक है। आएगा तुरंत बताएगा ऑप्शन और चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गहराई से पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको जीवन भर काम आए। ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 17 है, रोज कहानी के लेखक हैं, इस कहानी के लेखक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, देखें, रोज कहानी के लेखक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय हैं। यह कहानी अज्ञेय के कहानी संकल्प वीपथागा के पहले संस्करण में है। ठीक है। साल 1990 में नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली ने प्रकाशित किए गए। ठीक है, दिल्ली से प्रकाशित किए गए थे। विपथगा के 5वें संस्करण में यह कहानी गैग्रीन शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है गैग्रीन शीर्षक से अज्ञेय जी की कौन सी कहानी प्रकाशित हुई थी? तो रोज कहानी। ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 18 है, नई कहानी पत्रिका का संपादन किया था। नई कहानी एक पत्रिका थी
और इस पत्रिका का जो संपादन है वह भैरव प्रसाद गुप्त ने किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, मुख्य पुरुष पात्र महेश्वर है। महेश्वर कौन सा मुख्य पुरुष पात्र है, किसका है? तो यह रोज का मुख्य पुरुष पात्र है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, दाम्पत्य जीवन की एक रसता और उबाऊपन कहानी का फिर से मैं इसे पढ़ देता हूँ। ठीक है, दाम्पत्य जीवन की एक रसता और उबाऊपन कहानी की मुख्य विषय वस्तु है। क्या है? ये रोज की मुख्य विषय वस्तु है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 21 पूछा गया है, हिंदी में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार हैं। कौन है भैया? तो ये आपके मुंशी प्रेमचंद हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, हिंदी जो है आपका, हिंदी आपका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 22 है, पूस की रात शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, चंद्र शर्मा गुलेरी या हरिशंकर परसाई? बताइए। पूस की रात, ठीक है, ये एक शीर्षक है और इस शीर्षक के लेखक कौन है भैया? तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, पूस की रात किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद। सीधे सीधे याद रखिएगा। ठीक है, चले ध्यान देंगे यहाँ पर। पूस की रात एक कहानी है और इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। यह कहानी साल 1921 में लिखी गई थी। यह कहानी सबसे पहले मई 1930 में माधुरी नामक की मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात की कहानी कब लिखी गई थी? 1921 में। अच्छा, पूस की रात की जो कहानी है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1930 में। पूस की रात की कहानी जो है, यह इसका जो प्रकाशन है वह किस पत्रिका में हुआ था? तो यह माधुरी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वो भी मासिक पत्रिका थी, यानी महीने में प्रकाशित होती थी। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 23 है आपका, अज्ञेय की कौन सी कहानी गैग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध हुई? देखिए, मैंने कहा था ना, एक एक पॉइंट जो होता है की पॉइंट का, जो भी आपको नोट्स दिए जाते हैं, ये बिल्कुल भी मत छोड़ा करिए, बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, चले, तो ये है आपका रोज। ठीक है, रोज कहानी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, पर्दा कहानी के लेखक हैं और इसके लेखक हैं यशपाल। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब पूछा जाएगा कि पर्दा कहानी जो है इसका प्रकाशन कब हुआ था? पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। यह कहानी यशपाल के तर्क और तूफान यानी 1944 ईस्वी कहानी का यह एक संग्रह है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 25 है, संबदिया का अर्थ है डाकिया, संदेशवाहक, घुड़सवार या रक्षक? संबदिया का अर्थ होता है संदेशवाहक। ठीक है, यानी संदेश ले जाने वाला। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, आंचलिक कथाकार हैं मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार गेंजी या फिर फणीश्वर नाथ रेणु? इन चारों में से कौन आंचलिक कथाकार हैं? तो ध्यान रखें, जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं यह एक आंचलिक कथाकार हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है। 27 नंबर प्रश्न क्या है? चले, संबदिया कहानी एक जीवंत चित्रण है। किसका जीवंत चित्रण है? तो नारी मन के दुख और करुणा की। ठीक है, संबदिया कहानी एक जीवन चित्रण किसका है? एक नारी के मन के दुख और करुणा की कहानी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया, कर्मभूमि उपन्यास का पात्र नहीं है। तो पहले आप, अच्छा, जो निगेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं इनमें 3 सही होते हैं और 1 गलत होता है। ठीक है, तो पहले आप ये जान लीजिए, जो कर्मभूमि उपन्यास है इसके पात्र कौन कौन से हैं? तो सकीना, रेणुका देवी और नैना, ये तीनों कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं। जोहरा आपके कर्मभूमि उपन्यास का पात्र नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, पुरुषार्थहीन मनुष्यों की तरह कहने लगे, मुझे धन की जरूरत नहीं। कौन है जिसे धन की जरूरत नहीं है? साधु सन्यासी तक तो पैसों पर प्राण देते हैं। धन बड़े पुरुषार्थ से मिलता है। उक्त कथन कर्मभूमि उपन्यास के किस पात्र का है? यानी ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है,
ये आपका कर्मभूमि उपन्यास से लिया गया है। और इसको कहा किसने था? तो समरकांत ने कहा था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, मुंशी प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में समस्या वर्णित नहीं है। कौन सी समस्या वर्णित नहीं है? स्वाधीनता संघर्ष की समस्या वर्णित नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 आपका क्या पूछा गया है? चले बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। जिन गरीबों को तुम अब तक कुचलते आए हो, वे ही अब सांप बनकर तुम्हारे पैरों में लिपट जाएंगे, क्योंकि अब तक वे लोग उनसे रियायत मांगते थे, अब अपना हक मांगते हैं। उक्त कथन कर्मभूमि उपन्यास के किस पात्र का है? तो यह सुखदा पात्र का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। जितने भी आपके 2024 में एग्जाम हुए थे, 2023 में, 2022 में, सभी प्रश्न आपके इन्हीं से लिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके 70% ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 32 क्या है? कर्मभूमि उपन्यास का रचना काल है, यानी जो कर्मभूमि है इसको कब लिखा गया था? 1932 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसीलिए मैंने आपको जब शुरू में पढ़ा रहा था तो फणीश्वर नाथ रेणु की जितनी भी रचनाएं हैं उनका जहां तक पॉसिबल हो सका है मैंने सभी का रचना काल प्रकाशन वर्ष बताने का प्रयास किया है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग ध्यान से रचना काल भी पढ़ा करें। ठीक है, चलिए कर्मभूमि उपन्यास का रचना काल कब है? 1932 यानी 1932। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है कर्मभूमि। ठीक है, साल 1932 में प्रकाशित हुआ था। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया, अमरकांत के पिता का नाम है समरकांत। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, प्रेमचंद मंदिरों में अछूतों का प्रवेश निषेध संबंधी प्रश्नों को उठाते हैं किसमें? सेवादान में, कर्मभूमि में, गबन में, या प्रेमाश्रय में? किसमें जो मुंशी प्रेमचंद है इन्होंने मंदिरों में अछूतों का प्रवेश निषेध संबंधी प्रश्नों को उठाते हैं? किस रचना में इन्होंने उठाया है? तो कर्मभूमि में इन्होंने उठाया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक रचना रची। ठीक है, इन्होंने लिखा है कर्मभूमि जो भी है आपका। ठीक है, कर्मभूमि में इन्होंने क्या बताया है? मंदिरों में अछूतों का प्रवेश निषेध संबंधी इन सभी प्रश्नों को उठाया है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 35 है आपका, सुखदा प्रेमचंद्र के किस उपन्यास की पात्र है? तो जो सुखदा है यह कर्मभूमि उपन्यास की पात्र है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 36 पूछा गया है, हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा ग्रहण की किससे ग्रहण की है? हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा ग्रहण की है किससे की है? बंगला साहित्य से की है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है, अय्यारी, तिल्लिस्मी और जासूसी प्रवृत्ति किस काल के उपन्यासों की विशेषता है? तो यह प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास की विशेषता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 है, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में पहचाना जाता है? कौन पहचाना जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यास के रूप में पहचाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है, ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है? किसको माना जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू को बोली न्यारी न्यारी है, उक्त कथन है? तो यह कथन राजा लक्ष्मण सिंह की है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 41 पूछा गया है, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी भाषा के लिए किस लिपि के पक्षपात थे? तो यह देवनागरी लिपि के पक्षपात थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 42 पूछा गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 18 अगस्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे 18 अगस्त। 18 अगस्त सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा गया है, किस रचनाकार की भाषा में पंडिताऊ एवं पूर्वी शब्दों का प्रयोग हुआ? तो सदल मिश्र की रचनाओं में पंडिताऊ एवं पूर्वी शब्दों का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर आपका 44 पूछा गया, इंसा अल्लाह खां की रचना है। मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, बहुरिया शब्द का प्रकार है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो बहुरिया शब्द जो है देशज है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 46 का पूछा गया है, देखें, किस निबंधकार को निबंध जनक कहा जाता है? तो जो बालकृष्ण भट्ट हैं इनको निबंध जनक कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 है 47 नंबर, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? इसको किसने लिखा है? विद्या निवास मिश्र ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 48 पूछा गया है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं। यानी निठल्ले की जो डायरी है ये एक हास्य व्यंग है। ठीक है, इसको लिखा किसने है? हरिशंकर परसाई ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 पूछा गया है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, अशोक के फूल निबंध रचित हैं। अशोक के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 51 पूछा गया है, कविता क्या है निबंध के लेखक हैं? तो इस निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 आपका पूछा गया है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट रामधारी सिंह दिनकर का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 क्या है? 53 नंबर, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है? यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्ति है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 पूछा गया है, कवि कर्तव्य किसकी रचना है? मैंने शुरू में बताया था ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 पूछा गया है, करुणा किस विधा की रचना है? करुणा निबंध है, उपन्यास है, कहानी है या संस्मरण है? करुणा जो है साथियों एक निबंध है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 है, करुणा निबंध के निबंधकार हैं। यानी जो करुणा आपको मैंने बताया क्या है, करुणा क्या है बताइए आप सभी लोग। ठीक है, करुणा क्या है? बिल्कुल, करुणा एक निबंध है। ठीक है, तो करुणा जो निबंध है इसके निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 57 आपका पूछा गया है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है पाठ के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं विद्या निवास मिश्र। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 क्या पूछा गया है, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा था? हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। उन्होंने यह वाक्य अपनी किताब कालचक्र में लिखा था। यह किताब साल 1873 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर आपका 59 पूछा गया है, निबंध ऐसी सर्जना को कहा जाता है जिसमें विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का विधिवत सम्मिश्रण हो। उक्त विचार हैं, ये किसके विचार हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा गया है, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अच्छा अब ध्यान रखिएगा, भारतेंदु युग में तो एक निबंधकार तो हुए नहीं होंगे। ठीक है, भारतेंदु युग में कई निबंधकार हुए हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में बालकृष्ण भट्ट दिया है, तो ध्यान रखेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार में बाल मुकुंद गुप्त हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं, काशीनाथ खत्री। ये सभी कौन हैं? भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं।
देखिए बालकृष्ण भट्ट दिया था आपके ऑप्शन में, अगर नहीं देगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र देगा। राधाचरण गोस्वामी पूछ सकता है, तो आपके ऑप्शन में कोई भी दे सकता है। एक लेखक नहीं है भारतेंदु युग के, ठीक है, एक निबंधकार नहीं है, कई निबंधकार हैं, तो मैंने सभी को बता दिया है। अब अगर किसी तरह से इस प्रश्न को पूछेगा तो अब आपका उत्तर गलत नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस क्लास को आगे इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इसे आगे ज़रूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ जरूर जुड़े रहेंगे। एक लाइक जरूर करके जाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।